वो बचपन भी कितना सुहाना था, जिसका रोज एक फसाना था। कभी पापा के कंधों का तो कभी माँ के आंचल का सहारा था। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और आपका स्वागत करने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ दर्शकों, ये नमस्कार एमपी लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अगले 1 घंटे तक आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्यों ना कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के विषय क्या है। तो जी हाँ, ये चल रहा है 15 नवंबर से 21 नवंबर तक नवजात शिशु सप्ताह, जो जिसकी देखभाल हम करेंगे। छोटे से बच्चा जो हमारे घर में आता है उसकी देखभाल हमें करना है, तो उसका सप्ताह चल रहा है देखभाल का। उसके साथ ही साथ हमारे दर्शकों को, हमारे देशवासियों को पता है कि 14 नवंबर हमारे देश में बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो चलिए आज हम मनाते हैं विश्व बाल दिवस और इसी विषय की चर्चा करेंगे। लेकिन इन विषयों की जानकारी देने के लिए और आपके प्रश्न हम तक आ पाएं, उसके लिए आपको हमारे फ़ोन नंबर नोट करने पड़ेंगे। तो चलिए हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, जो कि हैं भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 0755266049। साथ ही साथ हमारे एक बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। जी हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं हमारा फ़ोन नंबर, जो कि है 1800233040। ये तो थे हमारे फ़ोन नंबर जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं आज के पंचांग पर। तो आज की तिथि क्या कहती है ये आपको बताते हैं। विक्रम संवत 2080 कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। 20 नवंबर 2023 तारीख है और दिन है सोमवार। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, यही हम कामना करते हैं। और जो भी हमारे दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की वर्षगांठ है, उनको ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 20 नवंबर को इतिहास में क्या कुछ विशेष घटित हुआ था, ये तारीख क्यों उल्लेखनीय है। तो चलिए देखते हैं इतिहास के झरोके से। 1866 अमेरिका के वॉशिंगटन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगर 1917 की बात की जाए तो कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, में बोस अनुसंधान की स्थापना भी की गई थी। 1917 की ही बात की जाए तो यूक्रेन गणराज्य घोषित हुआ था। जी हाँ, यूक्रेन में अब युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसको हम सभी जानते हैं। 1945 जापान अमेरिका के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण एवं द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1997 की अगर हम बात करें तो अमेरिका अंतरिक्ष शटल यान कोलंबिया फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ था। अब हम आ जाएं 1981 पर। भास्कर उपग्रह छोड़ा गया था। 1984 में प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का निधन भी हुआ था। 1979 भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का आज जन्म हुआ था। उन्हें हम बधाइयाँ देते हैं। और अगर 1988 की बात की जाए, 98 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान जायरा का पहला मॉड्यूल जारी हुआ था। आज ही के दिन विश्व यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बाल दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। तो चलिए, ये तो हुई इतिहास की बात, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपने भविष्य को संवारते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का विचार क्या है। आज का विचार हमारे सब्जेक्ट के अनुसार भी है। तो चलिए देखते हैं आज का विचार क्या है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा। जी हाँ, अगर उसको संस्कार न दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। तो यही हमारी कामना रहती है, यही हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे जीवन में जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम अच्छे संस्कार दें, जिससे उनका जीवन आगे बढ़े, हमारे देश के लिए वो प्रगति का सिंबल बने। तो चलिए हम अपने विषय की ओर आ जाते हैं और मिलवाते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ से, जो कि आपके लिए आई हुई हैं हमारी भोपाल की प्रमुख महिला जो चिकित्सक हैं। इनको कौन नहीं जानता है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ मैडम डॉक्टर प्रिया चित्तावर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम आपका। नमस्कार। मैम है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं
ये महिला रोग विशेषज्ञ है, बंसल हॉस्पिटल की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं एक ऐसे सज्जन से जिन्होंने कि बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनके जीवन को बेहतर बनाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। इनसे मिलते हैं। यह है मोहम्मद सलमान अंसारी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद सलमान मंसूरी जी ये हैं यूनिवर्सल बाल जो मेंबर ऑफ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दर्शकों आपको ले चलूंगी मैम के पास में। और डॉक्टर साहब आपको मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सप्ताह चल रहा है 15 तारीख से 21 तारीख तक, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? जी धन्यवाद पूर्वा। जो नवजात शिशु होते हैं वो हमारे देश का और हमारे पूरे विश्व का भविष्य होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि नवजात शिशु स्वस्थ होगा तभी उसका आने वाला जो जीवन है वो अच्छा होगा और हमें भविष्य में एक अच्छा नागरिक मिल सकता है। नवजात शिशुओं में जो उनकी मृत्यु दर है उसको कम करना, उनके अंदर जो बीमारियां हैं उसको कम करना, इन सारे उद्देश्यों को लेके ये सप्ताह जो है वो पूरे देश में मनाया जाता है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे घर में जब एक नया बालक आता है, उसकी एक किलकारी जब गूंजती है, घर के लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है 9 महीनों से, उसका विशेष ध्यान रखने के लिए घर के लोगों को क्या पहले से कुछ तैयारी करनी पड़ती है? जी बिल्कुल। मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि जब किसी घर में शादी होती है तो लगभग साल सवा साल पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। पर जीवन में नए शिशु का आना, घर में नए मेहमान का आना, ये भी कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए भी हम सबको तैयार होना चाहिए। यानी कि जब नया मेहमान आता है तो जो नवजात बच्चा होता है वो बात करके अपनी समस्या बता नहीं सकता। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल माता पिता परंतु घर के हर मेंबर को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो नवजात शिशु के केयर को लेकर हैं, उसका तापमान किस तरह से हमें मेंटेन करना है, क्या उसका खान पान होना चाहिए, क्या वो डेंजर साइंस है जिसे देखते ही हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका पोषण कैसा होना चाहिए, ये इन्फेक्शन से कैसे बचाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ माँ बाप को नहीं पूरे परिवार को जानना बहुत आवश्यक है। जी जी जी, चलिए ये तो हमने बात की छोटे से बच्चे की, लेकिन अगर बड़े बच्चों की बात की जाए और उनकी केयर की बात की जाए तो हम चलते हैं सलमान मंसूरी जी के लिए। लेकिन उनसे पहले मैं कुछ इनके लिए बोलना चाहती हूँ, तो क्यों ना आप भी सुन लें। ख्वाहिश फिर बचपन जीने की, खुले आसमान में उड़ने की। जी अरे लीजिए, मेरी बात करने पहले से ही हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी चिया पटेल जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि क्या गर्भधारण करने से पहले माता पिता को नवजात शिशु की देखभाल के लिए जागरूक करना आवश्यक है? जी बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और यही इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि नवजात शिशु का आगमन जब होने वाला है, उसकी जब पहली आहट है, तभी से आप इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना शुरू करें। अपने आसपास के जो नवजात शिशु हैं, जो परिवार में और बच्चे होंगे, उनकी तरफ भी ध्यान दें, जिससे जब नया मेहमान आएगा तो हम ओवरवेल्म नहीं हो जाएंगे, हमारे पास वो सारी जानकारी रहेगी जिससे हम उसका अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। आगे जैसे कार्यक्रम में की बहुत जो थी क्यूरी वो उनकी संपूर्ण हो चुकी होगी। चलिए हम आ जाते हैं, अब हम सलमान जी के पास चलते हैं। और जो मैं बात इनके लिए कह रही थी, क्योंकि जो ये नेक काज कर रहे हैं तो कुछ कहना तो बनता है। ख्वाहिश फिर बचपन जीने की, खुले आसमान में उड़ने की, ख्वाहिश फिर चांद तारों को छूने की, सारी दुनिया को बदलने की। चलो फिर हौसलों को बुलंद करते हैं, अधूरी चाहतों को पूरा करते हैं। चलो फिर बचपन मिल के जीते हैं, अधूरे सपनों में रंग भरते हैं, साथ तुम्हारे जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो ये आपके लिए है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज विश्व बाल दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो मैम आपको और सभी दर्शकों को विश्व बाल दिवस की शुभकामनाएं जी। और विश्व बाल दिवस जो है 20 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और एक इसका इतिहास रहा है मैम पूरा। सबसे पहले 1954 में जो है ये मनाया गया और उस दिन जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने एक चार्टर तैयार किया बच्चों के संबंध में, उनके अधिकारों के प्रति। उसके बाद आगे जो है 20 नवंबर 1959 को जो है डिक्लेरेशन दिया यूनाइटेड नेशन ने चाइल्ड राइट्स पे
कि जो बच्चा है उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी बच्चा किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी पॉलिटिकल व्यू से हो, किसी भी देश से हो, कहीं से भी हो, लेकिन वह बच्चा बच्चा है और उसको स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार है। इसके बाद 1989 में मैम 20 नवंबर को जी है UNCRC यानी यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन कन्वेंशन है वो लाया गया, और उसके बाद जो है ये निरंतर जो है 20 नवंबर को ही पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और यह एक ऐसा दिन है जिस दिन समाज के हर वर्ग को, शिक्षक, माता पिता और समाज में जितने हम लोग कार्य करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पत्रकार हो, ये सभी बंधु, उन सबको ये एक दिन है कि उस दिन आप बच्चों के प्रति जो है एक आदर, सम्मान और साथ में एक विशेष दिन है कि बच्चों के लिए जो है हम स्वतंत्रता, उनकी शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन सब पे हम ध्यान दें। आपने बातों बातों में बोला डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड, तो मतलब ये क्या चीज़ है, ये अगर आप समझाएं। हाँ, इसमें मैम क्या हुआ कि 1959 में जो है यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन किया और उसमें उन्होंने कई बिंदु जोड़े, और उसमें उन्होंने दिया कि जो बालक है, जो बच्चा है 18 वर्ष तक का जो व्यक्ति है, उसको जो है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी सुरक्षा का अधिकार है, उसके स्वास्थ्य का अधिकार है, और किसी भी आधार पे, किसी भी बेस पे जो है उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक मैम कॉन्सेप्ट था, डिक्लेरेशन था, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जारी हुआ 20 नवंबर 1959 को। जी, सभी बच्चों में समभाव की भावना जागृत हो, उसके लिए बना, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम चलते हैं मैम के पास में। मैम आप ये बताइए कि जब गर्भधारण से पहले माता पिता को नवजात की देखभाल करनी पड़ती है, उन्हें क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उन्हें किसी के पास जाना पड़ता है? कभी ऐसा होता है कि कंसल्टेंसी पहले ले लें फिर उसके बाद में हम गर्भधारण करें, ऐसा कुछ होता है? देखिए, गर्भधारण के पहले भी ठीक है, परंतु मुझे लगता है कि जन्म के पहले ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और हमारे देश में अधिकतर जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान नहीं होती, तो प्रेगनेंसी के बारे में ही जागरूकता बहुत कम है, तो नवजात शिशु के बारे में जागरूकता तो मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके लिए हम अपने विभाग में पिछले 10 वर्षों से जो एक प्रेगनेंसी सपोर्ट ग्रुप का आयोजन करते हैं, इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, और इसमें जो एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हैं वो अपने परिवार के साथ आते हैं। उन्हें जन्म के बाद शिशु की क्या देखभाल होनी चाहिए, जो माता है उसका क्या खान पान होना चाहिए, स्तनपान के बारे में जानकारी, ये सब हम प्रेगनेंसी में ही अपने गर्भावस्था सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से देते हैं। परंतु ये व्यापक तौर पे पूरे समाज में हर अस्पताल में होना बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जब ये सेंसिटाइज्ड है, जब ये तैयार हैं इस जानकारी के लिए, और बहुत जल्दी ही उनको ये जानकारी उपयोगी होने वाली है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारा बच्चा हो चुका है, घर में नवजात बच्चा आ चुका है, लेकिन उसके अंदर थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं और कभी कभी माता पिता या घर वाले उसको समझ नहीं पाते, तो इनको समझना कैसे, उनको क्या समझना चाहिए, कब उनको समझ में आना चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि वो बदलाव जैसे ही दिखे तो उन्हें डॉक्टर के पास जाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका 2 भागों में मैं जवाब दूंगी। नवजात शिशु जो है वो एक बहुत ही एक्सेलरेटेड ग्रोथ की स्टेज में रहता है। आज जो स्थिति है वो कल बदल जाती है। आप 4-5 दिन में देखेंगे तो आपको बदलाव नजर आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रैपिड ग्रोथ का समय है। अब ऐसे समय में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, इसके लिए 5 डेंजर साइंस हैं जो परिवार में सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो है, नवजात शिशु अपनी बात नहीं रख सकता। तो यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, फीड नहीं ले पा रहा है, तो ये एक डेंजर साइन हो सकता है और इसमें आपको अपने पास के डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। दूसरा, यदि बच्चे का तापमान ज़्यादा है, उसका शरीर तप रहा है या फिर शरीर बहुत ही ठंडा लग रहा है, ये दोनों चीज़ें भी एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तीसरा, यदि नवजात के हाथ और तलवे पीले नजर आ रहे हैं, तो ये जॉन्डिस का साइन हो सकता है और ऐसी स्थिति में भी खुद ही कुछ उसका इलाज करने की बजाय तुरंत आप डॉक्टर के पास में लेके जाएं। चौथा, यदि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, यानी कि लगातार रो रहा है और किसी भी दूध पिलाने पे शांत नहीं हो रहा, तब भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और पांचवी और आखिरी, यदि कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं, यदि कुछ ट्विचिंग लग रही है, मैं या आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुकी है, पूनम सूर्यवंशी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार मैम, मैं पूनम सूर्यवंशी बैतूल से।
मेरा क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा तरीका जो एक अचूक उपाय हो जिससे हम नवजात शिशु की सुरक्षा कर सके। जी, नवजात शिशु की सुरक्षा में 3 चीज़ें ध्यान रखना है पूनम हमको। सबसे पहला, जो नवजात शिशु है उसका थर्मो रेगुलेशन बहुत अच्छा नहीं होता, वो अपने शरीर के तापमान को उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता। तो शिशु को हमेशा गर्म रखें, यानी कि कपड़े अच्छे से उसको रैप करके। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर के हिसाब से बड़ा होता है और वहाँ से हीट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो खासकर इस तरह का जो मौसम है उसमें शिशु को टोपी पहना के, मोजे ये पहना के रखना, यानी तापमान का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा, नवजात शिशु को केवल और जहाँ तक संभव है सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। इससे भविष्य में होने वाले बहुत सारी समस्याएं, इन्फेक्शंस, इन सबसे हमारी सुरक्षा हो सकती है। तीसरा, नवजात शिशु का जो सांस यानी कि रेस्पिरेशन है, यदि आपको कभी लगता है कि शिशु तेज सांस ले रहा है या उसकी पसली चल रही है, ये निमोनिया का एक लक्षण हो सकता है। और निमोनिया नवजात शिशु का सबसे बड़ा जो किलर है हमारे देश में। तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो निश्चित ही हमारे शिशु जो है वो सुरक्षित होंगे। जी, बहुत ही अच्छी बात है। हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। मैम, जो आप समझा रही थी कि किस प्रकार से जो बच्चों की आप जो देखभाल के विषय में बता रही थी। जी बिल्कुल, मैंने 5 आपको वार्निंग साइंस बताए थे। बच्चा यदि दूध ना पिए, यदि उसका तापमान कम या ज़्यादा हो, यदि वो बहुत ज़्यादा रोए, यदि कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स आपको दिखे, और या फिर उसके तलवे और हाथ पैर यदि पीलापन लेके दिखे, तो इन 5 स्थितियों में भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। जी, बहुत अच्छी है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें सब कुछ जानकारी है, हम कर लेंगे, आप डॉक्टर के पास मत जाइए, जच्चा बच्चा अभी घर में आए ही है, उसे बाहर नहीं निकलना, हवा नहीं लगाना, और घर के कुछ ना कुछ नुस्खे करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। जी हाँ जी, हम जोड़ रहे हैं आज हमारे साथ में डॉक्टर अनुराग शर्मा जी को, क्योंकि आज जो है 1 महीना चल रहा है प्री मैच्योर बेबी के लिए। जी हाँ, प्री मैच्योर बेबी की देखभाल किस प्रकार से की जाए, इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अनुराग वर्मा, ये नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ बंसल हॉस्पिटल से। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग जी, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो संक्षिप्त में जानना चाहूंगी कि इंटरनेशनल प्री मैच्योरिटी डे का महत्व क्या है? जी, इंटरनेशनल प्री मैच्योरिटी डे हम 17 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं जी। पिछले 15 साल से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्री मैच्योरिटी डे। इसका महत्व ये है कि हमारे जितने बच्चे होते हैं करीबन 10% में से एक बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है, यानी समय से काफी पहले पैदा होता है। हाँ जी। और ये विश्व भर में एक प्रमुख कारण है बच्चों में कॉम्प्लिकेशन होने का, इवन नवजात शिशुओं में मृत्यु का भी एक प्रमुख कारण है। इसलिए हम आज के दिन और इस पूरे नवंबर के महीने में सभी को इसके बारे में अवगत कराते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत जो पिछले विगत जिन दिनों में हमने इस क्षेत्र में कितनी सफलता हासिल की, कितना लोगों को जागरूक किया, इसके लिए हम कितने अवेयर हैं? जी, समय के साथ लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हम ज्यादा से अच्छी केयर हम प्री मैच्योर बच्चों की कर पा रहे हैं। जी, एक समय था आज से करीबन 50 साल पहले जब हम 1 महीना पहले यानी 8 महीने पे होने वाले प्रेगनेंसी को भी बचाना हमें बहुत मुश्किल होता था। पर आज के टाइम पे हम इवन 6 महीने की प्रेगनेंसी में पैदा होने वाले बच्चों को भी अच्छी तरह देखभाल कर पाते हैं और उन्हें एक अच्छे लाइफ दे पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आप जब शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आपने क्या सकारात्मक बदलाव देखा पिछले कुछ दिनों में? नहीं, पहले तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि इतने छोटे बच्चों को सर्वाइवल पॉसिबल भी है। 1 किलो से कम के बच्चे जो होते थे उनको तो बड़ा मुश्किल होता था सर्वाइव करना, उनकी देखभाल करना, उनमें बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते थे। पर अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों को पता है कि सही ट्रीटमेंट और सही केयर, स्पेशली प्रेगनेंसी के समय, अगर हम प्रेगनेंसी के समय से सही ट्रीटमेंट सही केयर देते हैं बच्चों को, तो एक तो हम प्री मैच्योर डिलीवरी को हम दूर कर सकते हैं। इनके हम जो बच्चा पहले पैदा होने वाला है उसको हम सही समय पर ला सकते हैं, अगर सही प्रेगनेंसी में सही केयर मिले तो। जी, बहुत और अगर किसी वजह से बच्चा प्री टर्म पैदा होता भी है, समय से पहले पैदा होता भी है, तो हम उसे अच्छी केयर दे सकते हैं, उसे
आगे भविष्य में अच्छा जीवन दे सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए हम सलमान जी के पास में चलते हैं। सलमान जी, आप ये बताइए कि आपकी जब संस्था इस विषय में काम कर रही है, कैसे बच्चों को आप कैसे उनके लिए काम करने की आपकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कब से आप जुड़े? देखिए, इसकी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। प्रेरणा स्रोत तो हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी, उनका जो संघर्षमय जीवन रहा है विश्व के प्रत्येक बच्चे के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए आपने जिस तरह से संघर्ष किया, तो जब मैं स्टूडेंट था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था, बीबीए कर रहा था, मेरा एम था कि मैं एमबीए करूं और फिर किसी बैंक में कहीं जॉब करूं। लेकिन उसी दौरान 2014 में जो है, जब सर को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो मैं सर से बहुत प्रभावित हुआ, और सर से प्रभावित इतना हुआ कि मैंने चाइल्ड लाइन ज्वाइन कर ली और मैं वहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे जुड़ गया, और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जगता गया। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं एमबीए नहीं करूँगा, मैं एमएसडब्ल्यू करूँगा, और आने वाला जीवन जो मेरा होगा वो सत्यार्थी जी के नक्शे कदम पे चलूँगा मैं, और बाल संरक्षण, बाल अधिकारों के प्रति मैं कार्य करूँगा, समाज को जागरूक करूँगा। जो हमारे साथ काम करने वाले अधिकारीगण हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, सभी को साथ में लेके हम काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भारतवर्ष को हम बाल मैत्रीपूर्ण भारत बना पाएँ। और उसके बाद हमारा जो है कि पूरे विश्व में जो है हम सत्यार्थी जी को मैसेज को पहुंचाएं, और जो बाल अधिकार, बाल संरक्षण है उसको हम सुनिश्चित करें। तो वहाँ से हमें एक मोटिवेशन मिला, और फिर ऐसा हुआ कि 2017 में मैं सत्यार्थी जी की संस्था से जुड़ गया, और बीच बीच में मौका हमें मिलता रहता है सर से मिलने का। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, ऊर्जा का स्रोत है, सर से मिलना, बात करना। और निरंतर अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और लगभग मैं 6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ संस्था के साथ, और लगभग 10 वर्ष हो गए हैं मुझे बाल संरक्षण में कार्य करते हुए। तो इस तरह से मैं जुड़ा बाल संरक्षण, बाल अधिकार के मुद्दे पे, और सीखता गया, अभी भी सीख रहा हूँ। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। आसिफ अंसारी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो बाल अधिकार के लिए काम करती हैं, तो एक आम नागरिक अगर बाल संरक्षण, बाल अधिकार के लिए काम करना चाहता है, तो वो किसी संस्था या सरकार के माध्यम से कैसे जुड़ सकता है और कैसे काम कर सकता है? देखिए, आपसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोग सीखना चाह रहे हैं, बताएं। धन्यवाद मैम। मैं सभी आसिफ जी के साथ साथ बाकी के दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी हम हैं, जो कार्य कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास जो भी बच्चा है, क्या उसकी भागीदारी है समाज में, क्या समाज में जो बच्चे के प्रति और जो हमारे समाज में निर्णय हो रहे हैं उसमें क्या बच्चे की हिस्सेदारी है। इसके साथ साथ हम कहीं भी आ जा रहे हैं, क्योंकि आज जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी का टाइम है, आज हर जगह टेक्नोलॉजी है, सबके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और तरह तरह के साधन है। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है किसी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी बच्चे का शोषण हो रहा है, उसका संरक्षण का मुद्दा है, तो आप उसको वहाँ से उजागर कर सकते हैं। और मैं साथियों से अनुरोध भी करूँगा कि आप अगर इंटरनेट में देखेंगे तो बचपन बचाओ आंदोलन के साथ साथ कई और संस्थाएं भी हैं, और हमारा टोल फ्री नंबर भी है, और संस्था जो है हमारा वेबसाइट है, उसमें जाके आप हमें वो सूचना दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उनकी भी हेल्पलाइन नंबर जो है उनमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस बच्चे को ये समस्या है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा मामले आते हैं सामने वो है बाल श्रम के। हम कहीं भी आते जाते हैं तो होटलों में, ढाबों में या किसी दुकान में लग रहा है कि कोई बच्चा जो है उसका वहाँ पे शोषण हो रहा है, उससे बाल श्रम कराया जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से pencilportal.gov.in, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का पोर्टल है, वहाँ पे उस जाके बच्चे की सूचना दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। जो साथी और जागरूक हैं वो वेबसाइट में जा सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बचपन बचाओ आंदोलन है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन है, वहाँ पे आप सूचना दे सकते हैं कि इस बच्चे से बाल श्रम कराया जा रहा है, उसका वहाँ पे शोषण किया जा रहा है, उसको जो उचित न्यूनतम मानदेय है, न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं दी जा रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसमें आप लोग सहभागी बन सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोग चाहें तो बचपन बचाओ आंदोलन
के वॉलंटियर बन सकते हैं। हाँ जी, जी, हमारी वेबसाइट में हमने लिंक दी हुई है, वहाँ जी। पे आप अपनी जानकारी जमा कर दें, हम जी। आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे और आप हमारे वॉलंटियर बन जाइए। बहुत अच्छी बात है। चलिए मैम धन्यवाद। के पास चलते हैं। मैम, जब हमारे घर में छोटा सा बच्चा आता है, सबसे सही तरीका, अब पहली बार माँ बने हैं, पहली बार पिता बने हैं, पता ही नहीं है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, तो सही तरीका जिससे कि हमारे घर में जो छोटा सा नवजात है हम उसको घर में ही केयर कर पाएं। जी बिल्कुल। इसमें मुख्यतः जो अभी हमने पहले बात करी, इसके मुख्यतः 3 पहलू हैं। सबसे पहला ये है कि यदि माएँ अपने आप को मेंटली और फिज़िकली तैयार रखें स्तनपान के लिए, और इसकी जो शुरुआत है, यानी कि एक हेल्दी नियोनेटल पीरियड की जो शुरुआत है, उसके 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला है डिलीवरी के पहले, यानी एंटीनेटल केयर। प्रेगनेंसी में आपका खान पान कैसा था, बच्चे का आपने किस तरह से अपनी पूरी प्रेगनेंसी निकाली है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थे। दूसरा है इंट्रापार्टम, यानी डिलीवरी के दौरान। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के दौरान ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चे का आगे का विकास जो है वो रुक जाता है। तीसरा जो है वो पोस्ट नेटल केयर, यानी ये जब दोनों पिलर्स अच्छे रहेंगे तभी डिलीवरी के बाद की केयर सही मायने में सफल हो पाएगी। डिलीवरी के बाद की केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा स्तनपान, इसमें पूरे परिवार की भी भागीदारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार माँ तो मोटिवेटेड होती है कि हाँ मुझे ब्रेस्ट फीड कराना है, परंतु घर के समझाते हैं कि नहीं उसको दूध कम पड़ रहा है, वो भूखा है। तो इसके लिए उचित काउंसलिंग, और इसके लिए मैं समझती हूँ कि सारे स्त्री रोग विशेषज्ञ जो नर्सेस हैं उनका बहुत बड़ा रोल है ये कॉन्फिडेंस महिला को देने के लिए। जी। दूसरा जो मैंने बताया कि बच्चे का जो तापमान है उसको आप मेंटेन करें, जो हम नॉर्मल कमरा है उससे थोड़ा सा गर्म कमरा रखें, उसके जो कपड़े हैं वो सब प्रॉपर होने चाहिए कि जिससे उससे शरीर से लॉस नहीं हो। जी। तीसरा जो मुख्यतः इन्फेक्शंस होते हैं नियोनेटल पीरियड में, उनसे बचाव का तरीका यही है कि शिशु स्तनपान करे, इससे उसके शरीर का ही रेजिस्टेंस अच्छा हो जाता है। और इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि बच्चे को बुखार है, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, या फिर पसली चल रही है यानी सांस तेज चल रही है, तब हमको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। जी, हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, सपना नायडू जी जबलपुर से। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। सपना जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम, नमस्कार पूर्वा मैम, नमस्कार प्रिया मैम। मेरा सवाल ये है कि शुरुआत की जो 0 माह से 3 माह के बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनमें जो जटिल समस्याएं आती हैं उनको कैसे बचाया जाए मैम? वही जो हम अभी चर्चा कर रहे थे सपना जी, कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई समस्या आए ही नहीं, तो उसके लिए शिशु का जन्म के समय वजन बराबर रहना बहुत आवश्यक है। जो बच्चा लो बर्थ वेट होता है उसको आगे जाके कोई भी इन्फेक्शंस, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यदि किसी तरह से पूरे समय में बच्चे का जन्म हुआ है और 2.5 किलो से अधिक उसका बर्थ वेट है, तो वो काफ़ी हद तक बचाव उसको देता है, उसको एक प्रोटेक्शन देता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है स्तनपान, जहाँ तक हो सके जन्म के पहले 3 से 6 महीने तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यदि प्रैक्टिस की जाए तो शिशु को बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन मिलता है सारी इन्फेक्शन से, और इनफैक्ट आगे जाके उसका जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो टॉप फेड या बॉटल फेड बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जी, मुझे आशा है कि सपना जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। ये तो चल रही थी छोटे बच्चों की बात, अब आ जाते हैं बड़े बच्चों की केयर के ऊपर। तो आप ही बताइए सलमान जी कि 2023 को जब बाल दिवस को किस थीम के ऊपर रखा गया है? जी, प्रत्येक वर्ष जो है यूएन जो है इसकी थीम डिसाइड करता है जी। और इस बार की जो थीम है वो है फॉर एवरी चाइल्ड एंड एवरी राइट्स। अच्छा जी। यानी प्रत्येक बच्चे को और जो है उसका प्रत्येक अधिकार जो है, हर बच्चे को हर अधिकार मिले जी। तो ये इस बार की जो है थीम है। और इसके साथ साथ जो है हमारी मतलब संस्था का भी नारा है कि हर बच्चे का है अधिकार, रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार। क्या बात तो ये दोनों ही इस बार मैच कर रहे हैं। तो इस बार का थीम जो है वो यही है कि प्रत्येक बच्चे को उसके जो है हर अधिकार वो मिलने चाहिए। जी। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हमारे अधिकार तो हमें पता है, हम बड़े हैं ना, हमें अधिकार पता है, बाल अधिकार क्या है वो बताएं। हाँ, तो इसमें मैंने जो बताया कि एक इसका लंबा इतिहास है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1954 में जो है पहला चार्टर आया, फिर 1959 में जो है वो डिक्लेरेशन आए, और उसके बाद 1959 में जो है UNCRC आया। तो इन सब का जो उद्देश्य था वो यही था कि बच्चों का जो है मानवाधिकार तो निर्धारित हो गया था, लेकिन बच्चों के विषय में कोई ऐसा नहीं था कि जो उसको डिफाइन करे कि बच्चों के अधिकार क्या हैं। तो उसमें कुछ
मूल जो है अधिकारों को रखा गया और उसमें बताया गया कि कोई भी बच्चा यदि है तो उसको सबसे पहले तो जीवन जीने का अधिकार है, जैसे कि मैडम बहुत अच्छा बता रही हैं। प्रत्येक बच्चे को है कि वो जन्म ले और वो सरवाइव करे। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो यही है मैम कि बच्चों को जीने का अधिकार दिया गया। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे था विकास की बात जो आती है कि जो बच्चा जन्म लिया है, दुनिया में आ चुका है, संसार में है, तो उसको विकास का अधिकार है। किस तरह से वो डेवलप करता है, परिवार से उसकी शुरू होती है डेवलपमेंट, फिर समाज है, समाज के साथ साथ जो है विद्यालय है। इस तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसका दायरा जो है वो बढ़ता जाता है। तो जो दूसरा अधिकार है वो मुख्य रूप से वो है विकास का अधिकार। इसी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सुरक्षा का अधिकार, रक्षा का अधिकार, फिर उसके साथ साथ उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको डेवलप करने के लिए रखा गया कि उसकी जो सहभागिता है, भागीदारी, चयन जो करना है उसका अधिकार है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य का अधिकार है, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। फिर शिक्षा का अधिकार है, हम सभी जानते हैं RTE है हमारे देश में। तो इसी तरह से कई ऐसे जो है अधिकार बच्चों को दिए गए। तो जब UNCRC आया तो उसमें कुल मिला के 54 जो है वो आर्टिकल शामिल किए गए जो कि डिफाइन करते हैं। मैं आपको फिर रोकना चाहूंगी, आज हमारा जो विषय है बहुत ही रोचक है। दर्शक हमारे से जुड़ रहे हैं, सुनील सेन जी भोपाल से जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार मैम जी, मेरा एक प्रश्न भी था और चिंता भी थी कि हमारे शहर के चौराहों पे बहुत ज्यादा हमको बच्चे भीख मांगते हुए या पेपर बांटते हुए दिखते हैं। तो इसमें उनके अधिकारों को आनंद मुझे समझ में आता है, तो इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? क्या सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है? कुछ संगठन इसमें कुछ काम कर रहे हैं? बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा। मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को, जब हम चौराहों पर खड़े होते हैं अपनी गाड़ियों में, तो मन में एक प्रश्न तो हर व्यक्ति के आता ही है कि इनके लिए क्या किया जाए, बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है सुनील जी का। और इसमें यह है कि सबसे पहले हम देखें तो हमारे जो मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग है और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है और साथ में जो है श्रम विभाग, तो आप लोगों ने मिलके जो है एक पॉलिसी बनाई स्ट्रीट चिल्ड्रन। और स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी का उद्देश्य ही यही था कि ऐसे बच्चों का चिन्हांकन किया जाए जो बच्चे माता पिता से अलग हो चुके हैं या अबंडेंट की स्थिति में है, ऑर्फन है, और वो बच्चे जो नशे में लिप्त हैं। अक्सर आप देखेंगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अखबार बेचते हैं और फिर जो उससे पैसा मिलता है उससे वो सोल्यूशन वगैरह सूंघते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई उसका उद्देश्य यही था कि उन बच्चों का चिन्हांकन किया जाए और उनको जो शासन की अभी स्कीम योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार में उनसे उसको जोड़ा जाए। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा साथियों से कि आप लोग ऐसे बच्चों को जहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उसकी सूचना जो है विभाग को दें। इस विभाग में जो है मैं बताना चाहूँगा कि जिला स्तर पे जिला विशेष किशोर पुलिस इकाई होती है, इसके साथ साथ बाल कल्याण समिति होती है। तो आप उनको जानकारी दे सकते हैं, साथ में साथ ही हमें भी सूचना दे सकते हैं और उनको हम शासन की योजनाओं से जोड़ के, क्योंकि उनको एक प्रक्रिया के अनुरूप जो है पुनर्वास किया जा सकता है। क्योंकि वो बच्चे जो है भीख मांग रहे हैं या अखबार बेच रहे हैं तो उनको वहाँ से हटाकर उनके पुनर्वास के लिए हम शासन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछूंगी, पहले चलते हैं मैम के पास में। मैम, देखा गया है कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु दर एकदम बढ़ जाती है। बड़ा ही दुख होता है कि घर में नवजात आया और वो नहीं रहा। तो इसकी मृत्यु दर जो है, बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं और घर वालों को भी क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये जो है ये पूरे केवल हमारे हॉस्पिटल के स्तर पे नहीं परंतु राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट को हमको सिंगल डिजिट में लाना है। ये हमारी सरकार का भी जो है वो अनवरत प्रयास इसमें जारी है। सरकार के स्तर पर यदि देखें तो हर जिले में SNCU यानी सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो जो भी कम वजन के बच्चे हैं या जिनको इन्फेक्शन हो गया है उनको वहाँ पे समुचित केयर मिले, इसके लिए पिछले 10 से 15 वर्षों से सरकार भी कार्यशील है। मुख्यतः 2 कारण होते हैं नियोनेटल मॉर्टेलिटी के। सबसे पहला होता है लो बर्थ वेट, जो मैंने आपसे कहा किसी कारण से यदि 2.5 किलो से कम वजन में बच्चे का जन्म हो जाता है, या तो समय से पहले ही डिलीवरी हो गई है या फिर डिलीवरी तो सही समय पे हुई है पर अंदर जो उसका विकास है वो बराबर नहीं हुआ है, जिसको हम IUGR कहते हैं। तो इन दोनों स्थितियों को यदि हम बच सकते हैं, और इसका जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पिलर है प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल। अधिकतर केसेस में बच्चे की ग्रोथ बराबर हो रही है कि नहीं,
माँ के गर्भाशय में, इसकी जांच जो है करके हम इसको सही कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही। जल्दी डिलीवरी भी लगभग 70% केसेस में अवॉइड की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और हर डॉक्टर, हर महिला जो गर्भवती है उसे इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। पूरा नवंबर जो है वो प्रीमेच्योरिटी अवेयरनेस मंथ के तौर पे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो प्रीमेच्योर बेबी हो ही नहीं पहले, ये हमारी कोशिश हो। यदि हो जाए तो SNCU, NICU, ये सारी फैसिलिटीज़ जहाँ पर अच्छी हो वहाँ पर उसका जन्म हो और उसको हम अच्छे से सहेज के संभाल के बड़ा करके और फिर मुख्य धारा में जोड़ दें। जी, सागर रेड्डी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोपाल से। जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। नमस्ते पूरा मैम। नमस्ते प्रिया मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था कि माँ और शिशु की देखभाल की आवश्यकता के लिए। जी जी मैम मेरा ये क्वेश्चन ये था, मैं माँ और शिशु की देखभाल की आवश्यकता के लिए परिवार को जागरूक कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो परिवार में बहुत सारी जो है वो ट्रेडिशनल धारणाएं रहती हैं। जैसे जन्म होने के बाद शिशु को शहद चटाना है, बिल्कुल, तो इस तरह की जो धारणा काजल है लगा ये देते हैं, बिल्कुल बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं, पता चला घुट्टी चटा दी। जी जी, तो डेफिनेटली हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है वो सही है, परंतु कुछ उसमें मिसकंसेप्शंस भी हैं और ये जो मिसकंसेप्शंस हैं ये जानलेवा भी हो जाते हैं कभी कभी नवजात शिशु के लिए। तो हमारा तो यही प्रयास है, हम अपने एंटीनेटल क्लासेस में सिर्फ माँ बाप को नहीं परंतु दादा दादी, नाना नानी को भी आमंत्रित करते हैं, जिससे वो भी जो है वो सही जानकारी लें और अपने होने वाले शिशु का अच्छे से ध्यान रख सकें। हमारे पुराणों में भी तो 16 संस्कार दिए हुए हैं, गायत्री परिवार में भी तो पुंसवन संस्कार किया जाता है। इस विषय में जानकारी देने के लिए जो माता पिता हैं, जो परिवारजन है, उन्हें भी बताने के लिए कि आप ये करें, ये ना करें, तो जिससे बच्चा स्वस्थ रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है। सारे जो दर्शक हैं, खास तौर पर डिलीवरी के बाद महिला के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ये गर्म है, ये ठंडा है, सिर्फ दलिया खाना है, नमक नहीं लेना, पानी नहीं पीना, इसका जो सीधा सीधा असर है वो उसके स्तनपान पे पड़ता है और स्तनपान या तो होता ही नहीं है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए हमें जो काम है वो सिर्फ डिलीवरी तक नहीं करना, डिलीवरी के बाद भी माँ का उचित ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। माँ का दूध बच्चे के लिए जो अमृत के तौर पर काम करता है, और कई बार एक धारणा भी हो गई है कि नहीं, हम अपने शरीर को खराब नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को लेकर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आने वाले जो बच्चा है उसके जीवन पर कितना असर पड़ेगा। तो ज़रूर आप डॉक्टर की बात ध्यान में रखें, जो नर्सेज हैं वो आपको बिल्कुल सही सलाह दे रही हैं, आप उनका बात ध्यान में रखें। चलिए अब हम सर के पास आ जाते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो बाल अधिकार हैं इनके लिए क्या आप मतलब कितने जागरूक हैं? आज का जो मुख्य हनन हो रहा है, अच्छा पहले तो फोन ही आ गया है हमारे पास में। जी सोनी जी जुड़ चुके हैं हमसे। जी, फोन कट चुका है देव सोनी जी का। ठीक है, हम फिर से आ जाते हैं सर के पास में। जो मुख्य जो उनके अधिकार है वो हनन है, उनका कारण क्या है? क्यों हनन होता है इन बच्चों के अधिकारों का? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए, इसके कई कारण हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाए कि जो परिवार में बच्चा जन्म ले रहा है उस परिवार का क्या शिक्षा का स्तर है, स्तर के साथ साथ उनका जो है समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, या फिर समाज में वो अपने आप को किस तरह से स्थापित कर रहे हैं। तो एक तो उसकी जो परवरिश होती है, जो उसके कहते हैं ना प्रथम स्कूल होता है, प्रथम विद्यालय होता है, जो परिवार है वहाँ पे जो सीख रहा है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, वो जिस समाज में वो पल बढ़ रहा है बच्चा, वो सारी चीज़ें हैं। फिर इसके साथ साथ जैसा बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चा आगे बढ़ता है, तो उसमें देखता है कि मतलब समाज जो है उसके प्रति दो तरह के मुख्य रूप से बच्चे होते हैं, जो हमारा किशोर नया अधिनियम है वो डिफाइन करता है। एक वह बच्चे होते हैं जिनको देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है। वो बच्चे जो घर से किसी तरह से गुम गए हैं या घर से भाग गए हैं। कई बार होता है कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, या ऐसे बच्चे जो बाल विवाह, बाल लैंगिक शोषण, बाल श्रम या अन्य किसी प्रकार के शोषण से ग्रसित हैं, तो वो सारे बच्चे जो हैं वो विशेष देख रेख एवं आवश्यकता की वाले बच्चे हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरे बच्चे हैं जिनको बोलते हैं हम विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे। यदि कोई बच्चे से विधि के विरुद्ध कोई कार्य हो गया है, वो बच्चा जो है विधि का उल्लंघन कर दिया है, तो ये दोनों ही बच्चे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, समाज के ही बच्चे हैं, और दोनों के ही अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि बच्चा जो
विधि के विरुद्ध हुआ है वो किसी न किसी तरह से समाज के संपर्क में आने से या आसपास के माहौल से वो उस तरह से हो गया है। फिर जैसे हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं का देश है, तो हर जगह अलग अलग सांस्कृतिक वातावरण होता है। तो कई बार देखा गया है कि जैसे बाल विवाह, कई बार हम मानते हैं कि ये एक सामाजिक बुराई है, लेकिन सामाजिक बुराई के साथ साथ ये एक कानूनी बुराई भी है, कानूनी अपराध भी है। तो बाल विवाह होता है और बाल विवाह अपने साथ साथ कई समस्याओं और कई अधिकारों के उल्लंघन को साथ में लेके आता है। जैसे उस बच्ची का फिर लैंगिक शोषण होता है, फिर अगर वो कम उम्र में माँ बन जाती है तो उसके स्वास्थ्य का ये अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। फिर लड़का जो है कम उम्र में शादी होने के कारण उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बेरोजगार होता है, ये फिर कह सकते हैं जो गरीबी की चपेट में आ जाता है वो पूरा ही परिवार। तो तरह तरह की जो है उनकी समस्याएं उनके सामने आती हैं और एक द्वार खुल जाता है जहाँ पे अधिकारों का उल्लंघन होना ही होना है। फिर देखें तो बच्चा जो है वो एक सस्ता श्रम भी है। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हम अपने एक एक्सपर्ट से जुड़ रहे हैं फोन के माध्यम से। जी हाँ, ये श्री मनीष शर्मा जी डायरेक्टर हैं बचपन बचाओ आंदोलन, ये सीधे नई दिल्ली से हम तक जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाल श्रम क्या है सर? बाल श्रमिक कौन कौन से काम पर लगाए जा सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दरअसल देखिए, बाल श्रम यानी कि जो भी बच्चा जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, बच्चा भी माइनर है और उसको स्कूल से हटा के उसकी पढ़ाई छुड़ा के किसी भी तरह के जोखिम वाले काम में अगर लगा दिया जाए, और इसके कई तरीके होते हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो खेतीहर मजदूर हों, चाहे ढाबों पे हों, चाहे गैराजों में हों, फैक्ट्रियों में, यहाँ इनका बचपन छीना जाता है। कई जगह फोर्सफुली बच्चों से काम कराया जाता है, कई जगह जो है पैसे का लालच दे करके या काम सिखाने के बहाने से इन बच्चों को लाया जाता है। बाल श्रम, बंधुआ मजदूर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये तीनों आपस में इतने गुत्थम मुत्ता है कि इनमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाल श्रम के में कई तरीके के प्रकार हैं। समाज को चाहिए कि जहां भी बाल श्रम का उल्लंघन होते हुए देखे और उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाए, क्योंकि एक बार अगर बचपन छिन गया तो बचपन कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। है। बिल्कुल सही। बाल श्रम से मुक्त करवाने के लिए हमारी कौन कौन सी योजनाएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे पहला अधिकार है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो क्या करना चाहिए कि हमारे जो नौजवान है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो पढ़े लिखे और देश का भविष्य सुधारे? जी हाँ, देखिए, बहुत ही सरल और संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं, बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं अगर हम, तो हर बच्चे का है अधिकार रोटी, खेल, पढ़ाई और प्यार। यानी हर बच्चे को समय पर खाना मिलना चाहिए, उसको खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए, उसको पढ़ाई का मौका मिले, स्कूल शिक्षा से वंचित ना हो वो, और माँ बाप का, समाज का उसको प्यार मिले। लेकिन देखा ये जाता है कि कई जगह इन सब के बच्चों की गरीबी का, उनके माँ बाप की गरीबी का, उनकी जो है अनपढ़ता का फायदा उठा करके उनको श्रम की भट्टी में झोंक दिया जाता है। मैं देश के नौजवानों से आपके इस दूरदर्शन चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जहां भी आपको लगे कि किसी बच्चे का बचपन छीना जा रहा है, उसके साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, तो आप अगर चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रखती हुई उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अगर जरूरत समझे तो हमारा जो एक हेल्पलाइन है बचपन बचाओ आंदोलन का, जिसका नंबर है 1800102722। मैं दोहराता हूँ, 1800102722। इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने उस बच्चे के बचपन छीनने के बारे में शिकायत कर सकते हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये हमारी पॉलिसी है कि आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी
और इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाएगा। हम पुलिस और प्रशासन की मदद से उस बच्चे बहुत को बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप जुड़े नई दिल्ली से हमारे साथ, और आपके ही जो फाउंडेशन है उनके डायरेक्टर साहब से हमने बात की, ये हमारी बहुत बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमसे इतने बड़े लोग जुड़ रहे हैं। चलिए हम मैम के पास में चलते हैं। मैम, जो आंगनबाड़ी है, जन स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कई बार देखा जाता है कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही से ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उनको कैसे जागरूक किया जाएगा? देखिए, इस दिशा में सरकार के जो कदम हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं, परंतु मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। माँ बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी। तो आंगनवाड़ियाँ हैं, उसकी जो आशा कार्यकर्ताएं हैं वो निरंतर इस दिशा में काम करती हैं। टीकाकरण के क्षेत्र में, आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ देने के क्षेत्र में वो लगातार कार्यरत हैं, परंतु उन सबके पास भी बहुत सारा काम है। पूरी कम्युनिटी की वो देखभाल कर रही हैं। तो यदि हमें प्रेगनेंसी है तो हमें इसे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी इस दिशा में काम करना है। सरकार और समाज तो लगा ही हुआ है, और इसकी जो चेंजेस है वो भी हम देख रहे हैं। अब हमारे जो प्रदेश है उसमें शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है जी। परंतु मेरा हिसाब से ये जो जिसे कहते हैं इंग्लिश में द बक स्टॉप्स विद द पेरेंट्स, यानी कि इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लें। सरकार, डॉक्टर और समाज खड़े ही हुए हैं साथ में। जी, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी देखा गया है कि रूढ़िवादिता के तरह, ये दवा तुम मत खाओ, हम घर में काढ़ा बना दे रहे हैं, हम लड्डू बना दे रहे हैं, ये जो दवाइयाँ आई हैं ये तुम्हें नुकसान करेंगी। तो इनसे जो पुराने लोग हैं, जो मुझे लगता है कि जो अभी रूरल एरिया में है, उनको कैसे समझाया जाएगा? इसकी जिम्मेदारी तो आंगनवाड़ी को ही दी जाएगी, ये इसके विषय में थोड़ा सा देखिए, क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है वो बच्चे का अच्छा ही चाहता है, चाहे वो नाना नानी हो, दादा दादी हो, वो चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो, और इसी दिशा से उनके ये जो थॉट्स हैं वो आते हैं। परंतु यदि उनको सही जानकारी हो कि ये करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है, शहद चटाने से उसको इन्फेक्शन हो सकता है, नाल के ऊपर यदि हम कुछ राख या कुछ लगाते हैं उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, ये जानकारी यदि उन तक पहुंच जाए, और इसमें बहुत बड़ा रोल है कम्युनिटी वर्कर्स का, क्योंकि वो उसी परिवेश से हैं, उसी नेबरहुड से हैं, तो उन्हें सिर्फ माँ बाप के बजाय, सिर्फ गर्भवती माता के बजाय उनको संवाद सास ससुर से भी स्थापित करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्हें ये सारी सेंसिटाइजेशन की जो बातें हैं ये बतानी चाहिए। जी, हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अंतिम पाटिल जी भोपाल से। स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, पूछिए आप अपना प्रश्न। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, पूछिए, आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप अपना प्रश्न रखिए। यस मैम, दिस इज अंतिम पाटिल फ्रॉम भोपाल। जी अंतिम जी, बताइए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, आफ्टर डिलीवरी कई मदर्स को ना फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या, अच्छा मदर को फीड कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मिल्क अच्छे से आए, तो हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम लोग क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यदि स्तनपान हम कराते हैं तो 80% समस्याओं से जो है वो नवजात शिशु बच सकता है। तो इसमें सबसे पहले है गर्भावस्था के दौरान की तैयारी। गर्भावस्था के दौरान आपका जो खान पान है वो उचित होना चाहिए। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो विश्व में थीम की तरह मनाया जा रहा है वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे में, वो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी जन्म होते ही शिशु को सबसे पहले माँ से स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाए। ये हम डॉक्टर्स के लिए भी समझना बहुत आवश्यक है, और इसके बाद जितनी जल्दी हो सके जन्म के बाद जो नवजात शिशु है उसको माँ के स्तन पे लगाया जाए। इसको हम फर्स्ट फीड कहते हैं। इस समय यदि ये किया जाता है तो आगे ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल हो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ने माँ का शरीर इस तरह से बनाया है कि वो शिशु की पूरा ध्यान रख सकता है 6 महीने तक, तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बनाए रखें। क्योंकि जो ब्रेस्ट से मिल्क जाता है वो माँ देख नहीं पाती कि बच्चे ने कितना दूध पिया है, तो उसके मन में हमेशा ये शंका रहती है कि पता नहीं इसका पेट भरा है कि नहीं। फिर घर वाले भी कहते हैं नहीं, भूखा है बच्चा, दुबला है, रो रहा है, इसको ऊपर का दूध देना चाहिए। और फिर धीरे धीरे, चूंकि बॉटल का दूध मीठा होता है जी, तो बच्चा ब्रेस्ट से विमुख होकर पूरी तरह से बॉटल पे चला जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अर्ली जो फर्स्ट फीडिंग है उसे जितना जल्दी हो सके बेबी को ब्रेस्ट पे लगाएं। और तीसरा, ये कॉन्फिडेंस रखें कि हमारा शरीर हमारे बच्चे की नीड्स को फुलफिल करने में पूरी तरह से सक्षम है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। मेरे भी मन में यही प्रश्न आ रहा था कि अभी एक नई प्रचलन चला है कि स्पर्श थेरेपी। बच्चा सबसे पहले जब अपनी माँ से स्पर्श करता है उससे पता चलता है, क्योंकि वो पेट के अंदर था तो उसे पता था कि ये मेरी माँ है, लेकिन अब वो थोड़ा सा दूर है तो जैसे स्पर्श होता है तो उसको एक अलग अनुभव होता है। तो ये स्पर्श थेरेपी क्या है? ये इसे अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ हद तक गलती डॉक्टर्स की भी है। पहले क्या होता था, जैसे ही डिलीवरी होती थी इमीडिएटली बच्चे को जो नियोनेटोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, वो ले जाते थे, उसका सब चेक करते थे पैरामीटर्स। पर अब हम भी इस बारे में बहुत जागरूक हैं। डिलीवरी होते ही, नाल काटने से पहले ही माँ को स्पर्श कराया जाता है पहले बच्चे को। ऑफ कोर्स कुछ केसेस में जब बच्चा जल्दी डिलीवरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि सांस बराबर नहीं ले पा रहा, तो ये नहीं हो पाता। परंतु 99% केसेस में, मेरे भी अनुभव में, पिछले 4 वर्षों से हम अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट पे बहुत जोर देते हैं और इससे माँ के शरीर में भी अचानक ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है जी। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके ब्रेस्ट मिल्क बनाने में, उसके यूट्रस को सिकुड़ने में बहुत मदद करता है। तो इससे माँ को भी डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कम होती है, शिशु को भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलने से उसके अंदर एक अलग तरह के हार्मोन्स बनते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत अच्छे इसके असर हमने देखे हैं। जी, बहुत अच्छा आपने समझाया है। सलमान जी, ये बताइए कि जो गरीब है, बेसहारा है, हम नहीं कमाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ये एक टैगलाइन बोल दी जाती है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे फिर वो घर के थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी छोटों को लगवा लेते हैं कि चलिए ये भी काम करेंगे। इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये एक समाज में भ्रम स्थापित कर दिया गया है कि गरीबी है इसलिए भारत में जो है वो बाल श्रम है, लेकिन वास्तव में स्थिति ये है कि जो बाल श्रम है इस वजह से भी बहुत ज़्यादा समाज में बेरोजगारी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उनको जो है पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के साथ साथ वो कोई अपना हुनर सीख सकते हैं या उनका जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो काम कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि जहाँ पे बात रोकी थी कि बच्चा जो है वो एक सस्ता श्रम है। सभी चाहते हैं कि बच्चे को जो है हम काम पे रखें, क्यों? क्योंकि अगर कोई वयस्क को काम पे रखेंगे तो उसको आज की डेट में कम से कम 400 से 500 रुपए देना पड़ता है, लेकिन वहीं पे वो बच्चे को 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए में काम कराते हैं। दूसरा मुख्य कारण ये है कि अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो एक टाइम टू टाइम काम करता है, भैया हम 10 बजे आएंगे और शाम को 7 बजे 6 बजे चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चा है उसको देखिए वो देर रात तक काम करवाते हैं, वही बच्चा आके उनका शटर खोलता है, दुकान खोलता है, वही बच्चा दुकान बंद करके जाता है। तो इन सारी चीज़ें हैं जो क्या है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी मानसिकता है, उन्होंने शोषण करने के उद्देश्य से जो है बाल श्रम को जो है प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया। और मैं ये जानता हूँ और हमारा मतलब संस्था का ऐसा मानना है कि जितने बच्चे भारत में या विश्व में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, अगर उन कामों को बंद करके, उन बच्चों को वहाँ से निकाल करके जो वयस्क हैं उनको उस काम पे लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है परिवार की जो बात आ रही है, परिवार ये मानकर चलता है कि अगर हम बच्चे को काम पे लगाएंगे तो इसकी जो अर्निंग होगी, कमाई होगी, उससे परिवार का विकास होगा, परिवार गरीबी से बाहर आएगा। लेकिन हमारा भी एक अनुभव है, हमारा भी एक एक्सपीरियंस रहा है, हमारी संस्था का अनुभव रहा है कि जहाँ पे बाल श्रमिक हैं, बाल श्रमिक जो काम कर रहे हैं, उनकी कमाई से कोई भी परिवार आज तक जो है वो गरीबी से बाहर नहीं आया, बल्कि और भी वो गरीबी की तरफ बढ़ता गया। जैसे मैं बता रहा था, वो बच्चा शिक्षित नहीं होता है, उसका जल्दी विवाह हो जाता है, उसको परिवार को कैसे लेके आगे बढ़ना है वो नहीं पता होता है। इसके साथ साथ उनको जागरूकता नहीं होती है तो कई बीमारियां लग जाती हैं, उसमें उनका पैसा लगता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि परिवार में कई तरह की हिंसा की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई तरह के शोषण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह एक भ्रम है समाज में कि अगर हम बच्चे से काम नहीं कराएंगे तो हम खाएंगे क्या, है ना? तो ये पूर्णतः भ्रम है। बच्चे को काम पे नहीं लगाना है, बच्चे को पढ़ने का मौका देना है, खेलने कूदने का मौका देना है। और इसी पर एक लाइन मैं भी जल्दी से बोलना चाहूंगी कि सो जाता हूँ रातों को पर बचपन वाली रात नहीं होती, अब गाता तो हूँ पर बचपन वाली वो उल्लास नहीं होती। माँ की गोद में सोता था तो बहुत आराम था, अब रातों को अक्सर थक कर सो जाता हूँ पर वो नींद नहीं आती। जी मैम, मैं आपसे जल्दी से पूछना चाहूंगी चलते चलते कि आप ये बताइए कि सोशल मीडिया के ज़माने में किस तरीके से हम जागरूक करेंगे नवजात बच्चों की देखभाल के लिए, जल्दी बताएं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप अपने जैसी गर्भवती महिलाएं और जो प्रसूता माएँ हैं उनसे जुड़ सकती हैं।
तो इससे करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल्टर करना सीखिए, अपने अनुभव साझा करिए और जो चीज़ आपने सीखी है अपने प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद के सफ़र में उसे बाकी महिलाओं में भी आप बांटिए, क्योंकि जितने लोग इसमें जागरूक होंगे उतनी अच्छी और उतनी कम हमारी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होगी और उतना अच्छा भारत का भविष्य हम आशा करते हैं कि आज का जो हमारा विषय था उसको लेकर, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे दर्शक भी जागरूक हुए हैं, उन्होंने अपने प्रश्न पूछे हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम और आपने सर, क्योंकि छोटे बच्चे हों या बड़े उनकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए नमस्कार MP, प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे तक हमसे जुड़ते रहिए। नमस्कार।